चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग, अब हम लोग 100% चेकिंग तो करते नहीं। क्लियर है? 100% नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? किसी लेजर में अगर मान लो कि 100 एंट्रीज है, ठीक है, तो हम लोग इसमें से निकालेंगे कुछ सैंपल। ठीक है, और सैंपल पे लगाएंगे अपने प्रोसीजर्स, और वो प्रोसीजर लगाने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेस पे हम इन पूरी 100 एंट्रीज, इसका मतलब कि पूरे के पूरे लेजर पर अपना ओपिनियन जो है वो बनाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग अप्रोचेस, सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन, और ऑडिट प्रोसीजर, नेचर एंड कॉज ऑफ डिविएशन, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर में सैम्पलिंग क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या इन्वॉल्व था कि सब चेक करो, आ रहा है समझ में, लेकिन बहुत वेस्ट है वो। आ रहा है समझ में? ठीक है। रूटीन चेकिंग में ज्यादा एम्फेसिस पड़ता था उसमें, जिसमें कि ज्यादातर मटेरियल इंफॉर्मेशन मिलती नहीं थी, और फिर चेकिंग भी उतनी अच्छी जो है वो हो नहीं पाती थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ट्रेडिशनल चेकिंग जो थी उसमें रूटीन वाले में ही फंसे रहते थे सब लोग, कि यहाँ से टिक देखो, यहाँ पर टिक देखो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? Shift towards formal internal control reduces possibility of routine error and fraud. क्या है ना कि अपन लोग जैसे चेकिंग या कुछ का काम अपन लोगों ने सॉफ्टवेयर या उस पर डाल दिया, तो क्या होता है कि उसमें गलती होने की जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम हो जाती है। तो 100% चेकिंग करना कोई मतलब का नहीं था। ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ऑडिटर आज के डेट में फोकस है मोर ऑन प्रिंसिपल्स एंड कंट्रोल्स, और रूटीन चेकिंग को उसने काफी कम कर दिया, क्योंकि रूटीन चेकिंग उसको, अगर आपने कंट्रोल देख लिया है तो वो सेम चीज 100 एंट्री में चेक करने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपने 5 में चेक कर लिया तो। आ रहा है समझ में? आपको ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। क्लियर है? ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड ऑडिटर्स जजमेंट। तो डिटर्मिनिंग एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज प्राइमरली ऑडिटर्स जजमेंट। देखो, क्या है कि सैंपल बेसिस पे चेकिंग होती है, लेकिन कितना चेक करना है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑडिटर पे। क्लियर है? ज्यादा चेक करना है, कम चेक करना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ऑडिटर पे। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सटेंट को लेकर के। समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा नहीं लिखा कि 100 एंट्री है तो 5 चेक करना है या 10 चेक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जजमेंटल है। कहीं 10 में से 4 चेक करूंगा, कहीं 10 में से 6 भी कर लूंगा, कहीं 10 में से 2 भी करके सेटिस्फाई हो जाऊंगा। सैम्पलिंग टेक्निक ऑब्लिगेटरी नहीं है, बट ये काय के लिए अडॉप्ट की जाती है? एफिशिएंसी के लिए। लेकिन इसमें सबसे मेजर होता है इसमें जजमेंटल वाला पार्ट। आ रहा है समझ में? कि भाई क्या हमारी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, जो एनटी में ई जो है ना एक्सटेंट, वो क्या है कि कितना हम सैंपल लेंगे। समझ में आ रहा है? देखो, ये सीधा सीधा रिस्क से भी कनेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो सैंपल ज्यादा लोगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो सैंपल ज्यादा लोगे। ठीक है, मतलब आईआरसीआर पे डिपेंड करेगा। आईआरसीआर से रिस्क निकलेगा। आ रहा है समझ में? वो ज्यादा है तो सैंपल ज्यादा लोगे, है ना? तो सैंपल अपन बहुत ज्यादा लेंगे तो फिर अपना ओवरऑल रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स और टेक्निक का क्या रेफरेंस है? ऑडिटर मस्ट अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड टेक्निक्स फॉर फॉर्मिंग एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अडॉप्शन ऑफ वाइडली फॉलोड and recognize sampling standards and techniques is beneficial. ठीक है? Statistical theory of sampling. Sampling based on statistical theory is reliable due to its scientific basis. मतलब अरे उसका माइक ऑन नहीं।
अब आ रही है आवाज? अब आ रही होगी आवाज, है ना? Yes, sir. मुझे नहीं आएगी, मुझे नहीं आएगी ना? मुझे चैट में बता देना अगर कुछ भी दिक्कत होगी, या कॉल ही कर लेना सीधे, ठीक है? क्या रिकॉर्ड हो रहा था तो ये तुम देख लेना, है ना? हाँ ठीक है। अभी मैंने बेसिकली ये पढ़ा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में 100% चेकिंग होती थी, और अब क्या है कि कंट्रोल कंट्रोल आने के बाद रूटीन चेकिंग की उतनी वैसी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना? तो अब देखो, है ना, ऑडिटर स्टैंडर्ड्स और टेक्निक अपनाएगा टू फॉर्मिंग एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, ठीक है ना? और सैम्पलिंग के जो वाइडली फॉलोड स्टैंडर्ड्स हैं और रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या है कि भाई जो ज्यादातर यूज हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? तो आपके ऊपर कोई बात नहीं उठेगी। देखो इस बात को समझो, ऑडिटर इस पोजीशन में है कि मेनली ना भरोसा ही किया जा सकता है उस पर। ऑडिटर ने अगर गलत चेकिंग करी है तो उसको चेक करने वाले भी बहुत एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि क्या है कि सैंपल बेसिस पे चेकिंग 100% चेकिंग करता नहीं। सोचो कोई व्यक्ति इस बात को चेक कर ले कि ऑडिटर ने जानबूझ के कुछ कुछ चीजें छोड़ दी, समझ आ रहा है? और इसलिए हमारे स्टैंडर्ड्स बने ऐसे 530 जो है वो सैम्पलिंग पर है ना, जो कि आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको सैम्पलिंग जो है वो करनी चाहिए, है ना? अलाउज ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन इन फेयर ओपिनियन विदाउट चेकिंग ऑल आइटम्स, ठीक है ना? तो सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है और रिलायबल इसलिए क्योंकि साइंटिफिक बेसिस है। हम लोग इसको मैथ्स में पढ़ते हैं, पता है, सैम्पलिंग। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में जो रहता है ना फाउंडेशन में, वो हम लोग को इसलिए, वो कोर मैथ्स वालों को भी नहीं रहता सैम्पलिंग, अरे हाँ, ठीक है? वो काय स्क्वायर और बाइनोमियल और पॉइजन, ठीक है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्चुअली में इसलिए रहता है ताकि आपको इस बात का अंदाजा लगे कि किस जगह पर मिस्टेक्स जो है वो ज्यादा है, अरे समझ, वो इस बात का सेंस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अब वो फाउंडेशन में नहीं समझ में आता, ऐसा अजीब सा लगता है कि नहीं क्या ही है, मैथ्स जैसा भी नहीं है, स्टैट्स जैसा भी नहीं है, कोई तीसरी ही कहानी है ये तो। चलो, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन रिलेवेंट टू दी ऑडिट, मतलब सैम्पलिंग का ये मेन मतलब है, आ रहा है समझ? हाँ, ये मीनिंग लिखा तो है। तो हम पूरे आइटम पे नहीं लगाएंगे, कम आइटम पे लगाएंगे जो भी है। सारे सैम्पलिंग यूनिट्स का इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब जब तुम सैम्पलिंग कर रहे हो, समझना, मान लो कि तुमने ऐसी सैम्पलिंग करी कि हर लेजर के ऊपर ऊपर की एंट्री उठा ली, तो गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो बायसनेस आ गई कि अरे तुम तो शुरू शुरू वाली बस एंट्री सिलेक्ट कर लेते हो, बाकी तो करते नहीं, ठीक है? एम्स टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, सैम्पलिंग का मकसद होता है कि पूरी पॉपुलेशन कवर हो, enabling the auditor to draw conclusion based on a sample। देखो, ऑडिटर को डर भी लगेगा जब वो सैंपल बेसिस पे क्या कर रहा है, पूरी ओपिनियन पे कर रहा है, क्योंकि उस पर ये सवाल कभी नहीं आना चाहिए कि तुमने सैंपल जो है ना वो डेलिबरेटली ऐसा चुना जिसमें गलती नहीं थी, समझ में आ रहा है? इसीलिए जब वो सैंपल चुनता है तो उसका जो बेसिस है वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि किस बेसिस पे उसने किया। जैसे हम लोग करते थे तो वहां पर ना एक एक सॉफ्टवेयर है, समझ, मतलब एक्चुअली में सॉफ्टवेयर नहीं है, उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने किया होगा, तो एक्सेल पे अलग से उनका एक छोटा सा, एक्सेल आपको पता है ना, ऐसा टूल है जिसमें कि आप खुद से बना सकते हो बहुत सारी चीजें, तो वो बनाया हुआ था। उसमें क्या था कि ना, मतलब एक शीट ऐसी थी जिसमें कि हम पूरा जो भी उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकला वो एंट्री डाल देंगे, और हम उसको बोलेंगे कि हाँ जनरेट कर दो इसमें से सैंपल, 7 सैंपल जनरेट कर दो, समझ में आ रहा है? तो वो 7 एंट्रीज अलग अलग निकाल के दे देगा रैंडम, तो उसका स्क्रीनशॉट हम लगाते थे किसमें, डॉक्यूमेंटेशन में, जिससे कि क्या पता लग जाए
कि भैया देखो हमने साइंटिफिक बेसिस अडॉप्ट किया, आ रहा है समझ? क्लियर है ना? फिर क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, तो प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। मकसद क्या है, कम चेकिंग लेकिन ओपिनियन पूरे पे देना है, आ रहा है समझ? ठीक है ना? सैंपल पे बेस्ड कंक्लूजन जो है वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहिए। देखो क्या है, हम सैंपल क्यों कर रहे हैं, हम 100% क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यार सैंपल के बेसिस पे आ जाता है ना ओपिनियन, रिपीटेटिव चीजें, 4 चीजों में आपने वो चेक कर लिया तो बाकी सब में प्रोसीजर सेम होगा, तो फिर गलती तो किसी में भी हो सकती है। तो वो एक्सपीरियंस से ऑडिटर जो है ना वो चुनता है कि कौन कौन से सैंपल उसको चुनने, वो रैंडमली बीच में से चुन लेगा। मतलब गलती होगी ना तो वो सैंपल में ही मिल जाएगी, सैंपलिंग का प्रोसेस जो है वो इस तरीके का बनाया गया। ऐसे 530 का स्कोप क्या है कि जब ऑडिटर सैम्पलिंग करता है ना तो ऐसे 530 फॉलो करता है, कवर्स यूज ऑफ बोथ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड। ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग दोनों मेथड्स जो है वो यूज होते हैं, 2 मेथड जो होते हैं, स्टैटिस्टिकल उसके फर्दर सब डिवीजन भी होते हैं, है ना? अच्छा, डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग अ सैंपल। ठीक है, इस वाले स्टैंडर्ड में क्या क्या है, कैसे डिजाइन करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल करोगे, और उसका रिजल्ट, है ना? ये क्या है, ये है स्कोप ऑफ 530, है ना? अच्छा, ये 500 से रिलेटेड है क्योंकि 500 का नाम क्या है, ऑडिट एविडेंस। समझ आ रहा है? 500 में एविडेंस निकालते हैं हम, एविडेंस किसके निकालते हैं, ऑडिट एविडेंस निकालते हैं, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट फॉर ऑडिट ओपिनियन। ठीक है ना? इट प्रोवाइड मींस फॉर सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग इंक्लूडिंग ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है ना? तो 530 जो है वो हमको क्या करता है, सैम्पलिंग के बारे में बताता है कि कौन से आइटम्स हम सिलेक्ट करें। तो 530 ऐसे 500 को कॉम्प्लीमेंट करता है बाय डिटेलिंग द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग इन द ऑडिट प्रोसीजर। 530 में 500, हाँ मतलब कोई बहुत भारी चीज नहीं है, ऐसे वो है, बहुत वैसा कुछ नहीं है कि एकदम कनेक्ट है। बस 500 में ऑडिट एविडेंस किसका निकालते हैं, 530 में जो सैंपल निकालते हैं उसमें। ठीक है ना? बाकी तो पूरा ऑडिट ही जुड़ा हुआ है इस हिसाब से देखोगे तो। अब पॉपुलेशन किसको कहते हैं, पूरे डेटा सेट को। हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक लेजर चेक कर रहे हो तो उसकी जो 100% इंक्रीज है वो क्या है, पॉपुलेशन। अरे समझ में? और उसमें से जब तुम 10-12 चेक कर रहे हो तो वो क्या है, सैंपल। द बेसिस फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन अबाउट द एंटायर सेट ऑफ डेटा। ठीक है? फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पूरे लेजर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना? ध्यान से समझना। रेलेवेंट, अप्रोप्रिएटनेस ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? तो कौन सा लेजर चेक कर रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, सैंपल जो भी तुम ड्रॉ कर रहे हो वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव से क्या होना चाहिए, अलाइन। तुम्हारा मकसद क्या है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन फॉर्म करना। ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, मतलब प्रैक्टिकल जब ऑडिट पे जाते हो ना तब तुम देख पाते हो कि अरे इसका सैंपल निकालना ठीक है, अरे इसका सैंपल निकालना कोई ठीक नहीं है। आ रहा है समझ में? ऐसा एग्जाम्पल फॉर टेस्टिंग ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मान लो कि डेटर्स इन लोगों ने बढ़ा करके दिखाए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो पॉपुलेशन किसको बोलेंगे, पूरे डेटर्स की जो लिस्टिंग है वो हमारी पॉपुलेशन होगी। उसमें से हम क्या चेक करेंगे, अकाउंट, मतलब उसमें से हम चेक करेंगे कि कितने हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, उसमें से कुछ निकाल करके हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, मतलब उसमें उसमें एक पर्टिकुलर तरीका अपनाते हैं 505 वाला, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। ठीक है ना? कंप्लीटनेस। ठीक है ना? ध्यान से समझना, जब आप जिस पॉपुलेशन से आप सैंपल निकाल रहे हो उसमें मिसिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, ऑल आइटम्स होने चाहिए उसमें। समझ में आ रहा है? देखो क्लाइंट क्या बोल रहा है, कह रहे इसमें 10-12 एंट्री नहीं है 100 एंट्री में से। आपको तो वैसे भी सैंपल पे काम करना है ना, आप निकाल लो, तो हम निकालेंगे कभी सैंपल। भैया तुम 100 पूरी पॉपुलेशन दो ना, क्योंकि जो 10-12 एंट्री तुमने निकाल दी वो तो कभी फिर सैंपल में आ ही नहीं पाएगी। समझ आ रहा है? तो जब मैं सैंपल निकालूंगा तब मुझे क्या चाहिए, 100% पॉपुलेशन चाहिए, उसको समझ में आ ही नहीं रहा।
दोनों चीजें हो सकती है ना भैया, मुझे क्या पता तुम फ्रॉड हो कि तुम जेन्युइन हो सकता है वो जेन्युइनली बोल रहा है कि अरे 10-12 एंट्री रह गई, हो सकता है कि वो 10-12 एंट्री में ही सारी कहानी है इसलिए वो अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो ये उस पर डिपेंड करता है। ऑल एक्टिविटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल शुड बी एनकम्पास्ड। मतलब भाई देखो जब इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग कर रहे हो तब क्या होना चाहिए, उसकी सारी एक्टिविटीज कवर होना चाहिए। हम लोग ये टीओडी और टीओसी दोनों की बात कर रहे हैं, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? एग्जाम्पल, जब कंट्रोल एक्टिविटी की इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो तो पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, रेलिवेंट आइटम थ्रू आउट द एंटायर पीरियड, पूरे साल उसका कैसा रहा इंटरनल कंट्रोल का। ठीक है ना भैया? मैं सैंपल बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूँ तब मेरे सामने पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, 100%। क्लियर है? चलो, फिर है रिलायबिलिटी। देख रहे हो ना, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, रेलिवेंट, कंप्लीट, रिलायबल। समझ रहे? सफिशिएंटली कंप्लीट और एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन इन द पॉपुलेशन शुड बी सफिशिएंटली कंप्लीट। देखो ये सफिशिएंटली नंबर ऑफ आइटम के लिए नहीं बोल रहा, नंबर ऑफ आइटम तो 100% होने चाहिए उसमें। मतलब उसमें जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंटली कंप्लीट होनी चाहिए, है ना? रिलायबिलिटी देख लेगा वो, और सोर्स देख लेगा। ये तो खैर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हो जाएगा इसमें, क्या कहते हैं, मतलब हम तो ट्रायल से मिला लेंगे ना, जो फाइनेंशियल्स दिए उसके लेजर के अमाउंट से हम लोग पॉपुलेशन का अमाउंट मिलाएंगे, तो इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अनरिलायबल पॉपुलेशन से इररिलेवेंट सैंपल निकल जाएगा। क्या होता है देखो, जब मान लो कि अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं होते, तब मान लो कि वो लेजर दे रहा है, तो फिर बहुत डेफिनेट बात है कि भैया वो कंप्लीट नहीं है। मैं सैंपल निकालना कब चालू करूंगा, जब मैं बोलूंगा क्लाइंट से अच्छा ये फाइनेंशियल है आपके, है ना, इसमें ये लेजर इतने का आ रहा है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस में ट्रेस किया, और जब मुझे पूरा पॉपुलेशन दिया गया तो उसका टोटल भी मैं ट्रेस कर लूंगा उससे, ट्रायल बैलेंस से। तब मैं बोलूंगा हाँ अब मैं इसमें से सैंपल निकाल लूँ। मतलब ऐसा नहीं कि काम चल रहा है बीच में से उसने लेजर दे दिया और उसमें से मैंने कोई भी सैंपल उठा लिया, तो ये नहीं चलेगा। नहीं, फाइनलाइज की बात नहीं है, पर जो जितने अभी तक फाइनलाइज्ड है उसके हिसाब से पूरी पॉपुलेशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि मैंने एक लेजर ले लिया उसका अमाउंट डिफरेंट है और जो ट्रायल बैलेंस आ रहा है उसमें अमाउंट डिफरेंट है, क्योंकि फिर उसमें मिसिंग एंट्रीज हो सकती है और मैं फिर कंट्रोल कैसे लेकर के आऊंगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, सैम्पलिंग यूनिट, सारी यूनिट सैम्पलिंग यूनिट होती है जिसमें से भी सैंपल निकाल सकते हो ना, वो सब यूनिट क्या होती है, है ना? पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, सैम्पलिंग यूनिट। फिर इन यूनिट्स पर ही ऑडिट प्रोसीजर लगाए जाते हैं, और इस पे अपन क्या करते हैं, इस पे अपन प्रोसीजर लगा करके जो कंक्लूजन निकालते हैं वो कंक्लूजन अपन किस पे लगा देते हैं, पूरी पॉपुलेशन पे। ठीक है ना? डेफिनेशन, सैम्पलिंग यूनिट्स आर सिलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटायर डेटा सेट। क्लियर है? कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम सैंपल रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो हम लोग सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन पर ओपिनियन बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हम किसकी वैलिडिटी देख रहे हैं, अकाउंट्स रिसीविंग की। अच्छा, इन लोग जो ये मॉड्यूल का ये एग्जाम्पल है, तो जो ये एग्जाम्पल्स है ना उसी का केस बना करके भी पूछते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, कि बताओ सैम्पलिंग यूनिट के कंटेक्स्ट में, है ना, अकाउंट रिसीवेबल को कैसे चेक करेंगे, ऐसा टाइप का। आ रहा है समझ में? तो आसान हो जाता है क्योंकि जो दिया है वही पूछते हैं। मतलब सैम्पलिंग यूनिट्स कुड बी डिफाइंड एज कस्टमर बैलेंस और इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस। द ऑडिटर सिलेक्ट्स दीज यूनिट्स टू ऑब्टेन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सैंपल अलाइंड विद द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, मान लो कि हम ऑडिट वो अकाउंट रिसीवेबल देख रहे हैं, ठीक है ना, तो सैम्पलिंग यूनिट्स किसको बोलेंगे, कस्टमर के जो बैलेंस, हर एक इंडिविजुअल कस्टमर का जो बैलेंस है वो क्या है, सैम्पलिंग यूनिट।
अरे सर, ये हर कस्टमर का जो बिल है वो क्या है आपका? सैम्पलिंग यूनिट है ना। और ऑडिटर इन यूनिट्स को सिलेक्ट करेगा और इन यूनिट्स को चेक कर लेगा कुछ कुछ। आ रहा है समझ? ठीक है। और ऑब्जेक्टिव उसका ही ट्रू एंड फेयर ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है ना। अब रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल, regardless of the sampling approach, statistical or non-statistical, the sample must be representative. मतलब हाँ, मतलब देखो, जब आप सैंपल निकाल रहे हो ना, ये बहुत मतलब वही सब्जेक्टिव है ये बहुत ज्यादा। तो जब आप क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग निकाल रहे हो ना सैंपल्स, तो आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये सैंपल पे जो भी कंक्लूजन आएगा, तो ये सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी पॉपुलेशन को। अरे तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, कम कम लग रहे हैं, ये पूरे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो और सैंपल निकाल लो। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरा का पूरा जजमेंटल है। आप जो सैंपल निकाल रहे हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार, ये सैंपल पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। मैं बता दें ना, यहाँ की पूरी जितनी भी टेबल्स हैं, समझ रहे, मुझे यहाँ की टेबल की हेल्थ पर कमेंट करना है, पर मैं पूरी टेबल चेक नहीं कर सकता। तो मैं 4-5 निकाल लूंगा, एक आध आगे से निकाल ली, एक दो पीछे से निकाल ली, एक आध बीच से निकाल ली। तो मेरे को लग रहा है हाँ, ये मैं चेक कर लूंगा, तो मैं पूरी टेबल के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। समझ आ रहा है ना? ठीक है ना। वो ऐसा होता है ना, अपन दुकान में जाते हैं, जब चावल लेते हैं, गेहूं लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दिखाते, कहते हैं ये वाला चावल है, हाँ दे दो। आ रहा है समझ में? तो वो क्या होता है? होता है सैंपल। क्लियर है ना? ठीक है। हर चीज का, कोई खाने वाली चीज का अपन लोग सैंपल लेते, मिठाई टाई लेने जाते, तो भी वो कहता है कि चख के देख लो। वो क्या है? सैंपल। सैंपल के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन पे ओपिनियन बनाते हैं। वही है ऑडिट, और क्या है ना। क्लियर है कि नहीं? तो इट शुड क्लोजली रिजेंबल द एंटायर पॉपुलेशन। तो सैंपल जो है, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। अरे समझ, सैंपल काय का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए? पूरी पॉपुलेशन का। ठीक है ना। तभी तो भैया मैं पूरे पे ओपिनियन देने आया हूं, मैं सैंपल पे ओपिनियन देने नहीं आया हूं। मैं सैंपल इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि 100% आइटम के चेकिंग की जरूरत भी नहीं है। आ रहा है समझ में? और ना टाइम है, ना इतना कॉस्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है। It should closely resemble the entire population, though not necessarily identical. अब आइडेंटिकल तो नहीं होता, अलग अलग तो होती है एंट्रीज, बिल्कुल सेम नहीं होती, लेकिन हाँ, आपका सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। द सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट। क्या बोल रहे हो? कि कम से कम इतने सैंपल निकाल लेना। यहां पर बात हो रही है नंबर ऑफ सैंपल्स की। आ रहा है समझ में? यहाँ पर क्या काय की बात हो रही है? नंबर ऑफ सैंपल्स की। सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन, सैम्पलिंग किस पर होती है? जब कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो तब भी सैंपल निकालते हो, और जब टीओडी कर रहे हो तब भी सैंपल निकालते हो। टीओडी मतलब कि टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब कि जो सब साइंटिफिक प्रोसीजर कर रहे हो, जब आप लेजर की चेकिंग कर रहे हो, अरे समझो, अमाउंट ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो सीधे सीधे। कंट्रोल को आप कैसे चेक करोगे बताओ? कंट्रोल ने जो किया वो आप करके देखोगे नॉर्मली कितने केसेस में? कुछ ही केसेस में ना। नहीं आया समझ? मतलब जैसे मान लो कि इन्वेंट्री आ रही है, उस पर कंट्रोल है, तो क्या हो रहा है, जितनी बार इन्वेंट्री आती है उतनी बार जीआरएन बनता है। तो आप क्या करोगे? जीआरएन क्या होता है? गुड्स रिसीट नोट। तो कितने चेक करोगे? आ रहा है ना समझ में? मैं 100% थोड़ी ना चेक करने बैठूंगा, मैं सैंपल ही चेक करूंगा ना। तो मैं देखूंगा सारे गुड्स आए जिसके, तो उसके जीआरएन बने कि नहीं बने, तो मैं रैंडमली चेक कर लूंगा। मैं 100% देखूंगा तो फिर तो हो गया काम। ये क्लियर है? तो सैम्पलिंग प्रोसेस कंट्रोल पे भी होता है और टीओडी पे भी। क्लियर है? मतलब मैं सैम्पलिंग सब पे निकालता हूँ ना। ठीक है। अब अप्रोच टू सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल।
Audit sampling enables the auditor to obtain and evaluate audit evidence about some characteristics of item related in order to form or assist in forming conclusion about the population from which the sample is drawn. क्या मतलब? ऑडिट सैंपल से ऑडिटर क्या करता है? ऑब्टेन एंड इवैल्यूएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना? कुछ पर्टिकुलर चीजें चेक करता है कि भाई इनमें ये चीजें हैं या नहीं। देखो अकाउंट्स पूरे बना चुका है कौन? क्लाइंट। क्लाइंट जो है ना वो अकाउंट्स पूरे बना चुका है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि सही बनाए कि नहीं। अरे सर दो चीजें होती हैं, फ्रॉड और एरर, ठीक है? फ्रॉड तो मतलब कि जानबूझ के उसने कुछ चीजें जो जिस अमाउंट पे होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ा रखी है या उससे कम कर रखी है। अरे समझ में भाई, मिस स्टेटमेंट क्या है कि जो अमाउंट है वो उतने पे नहीं दिख रहा, ज्यादा पे दिख रहा है, कम पे दिख रहा है, और या तो फिर कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं दिख रहे, ठीक है? दूसरा क्या होता है? एरर, है ना? तो एरर में क्या होता है कि भैया हो सकता है कि उनका भाई ऐसा तो नहीं है ना कि 4 लोगों का बिजनेस है वही लोग सब कुछ कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सैकड़ों लोग हैं, तो काम कैसे चलता है? कंट्रोल्स और वो सब बना करके। अब कुछ चीजें गलत हो रही होंगी अगर, समझ आ रहा है, तो वो ओनर को नहीं पता होता। इसीलिए हम हर बार ऐसा नहीं करते हैं कि हम यही सोच रहे हैं कि गलती हुई तो मतलब जानबूझ के करिए, क्योंकि गलती से भी हो सकती है। ऑडिटर यही चीजें नोटिस करने की कोशिश करता है कि भैया ऐसा तो नहीं कि कुछ ट्रांजेक्शन तुम्हारे रह ही जा रहे हैं। तुम नॉर्मली किसी भी एंटिटी में जाओगे, मैंने बताया भी था, तो नॉर्मली किसी भी एंटिटी में जाओगे, जब परचेज होगी सेल होगी तो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं नॉर्मली, पर डिप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड कर पाता है? अरे समझ, ठीक है ना? फिर कोई चीज अगर पर्सनल लेवल पे खरीद ली हो सकता है कि वो ना, मैं छोटे बिजनेस से तुम्हें बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या प्रॉब्लम होती है। फिर जब बड़े बिजनेस में आते हैं तो हर चीज के क्या बनने लग जाते हैं? कंट्रोल, ठीक है? और जिस चीज पे का कंट्रोल नहीं होता ना हमारे पास, उसमें गलती होने के चांसेस जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? बहुत ज्यादा। क्लियर है? ठीक है। तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए एक नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड है और एक कौन सा है? स्टैटिस्टिकल, ठीक है ना? स्टैटिस्टिकल में क्या है, ठीक है, हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? सैंपल टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरिंग सैम्पलिंग रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो रैंडम सिलेक्शन करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके, तो मतलब क्या हो गई वो? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज कर रहे हैं, है ना? चलो तो एमसीक्यू करते हैं अपन। कौन सा टॉपिक है? 3.4 में। हाँ, टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट, है ना? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक बात है। फिर सेकंड का अप्रोप्रिएटनेस, है ना? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। व्हाट डज टर्म सैम्पलिंग यूनिट? सी, ठीक है ना? पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल यूनिट रहती है जिसमें से कि हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना? या समझ लो कि जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो, ठीक है, फोर्थ। फिर हाँ, देखो रैंडम सिलेक्शन अपन ने पढ़ा ना अभी कि रैंडम सिलेक्शन यूज होता है, ठीक है? नॉन स्टैटिस्टिकल में रैंडम नहीं होता, ठीक है? रैंडम का मतलब होता है कि इसमें कोई
बायसनेस नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है एक तरीके से। वो जजमेंटल होता है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर भी हो सकता है। अरे समझ में बुरा नहीं होता जजमेंटल। अगर ऑडिटर का एक्सपीरियंस ज्यादा है तो फिर जजमेंटल वाली सैम्पलिंग ज्यादा आपको हेल्प करेगी रैंडम से। लेकिन उसमें फिर ऑडिटर का इंटेंशन पर डिपेंड करता है, उसका जेन्युइन इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए फिर ठीक है। चलो अब साइंटिफिक नेचर। अब देखो, audit testing in statistical sampling is more scientific than relying solely on the auditor's judgment। तुम लोग एक इसका वो बना लेना, ऐसा कॉलम सा बना लेना, है ना। स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो बेसिस पे डिफरेंस बिटवीन अपन लोग जो है वो इससे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है। जैसे इसमें क्या है, रैंडम, ठीक है, नॉन रैंडम, ठीक है, साइंटिफिक, ये क्या है, जजमेंटल। ठीक है ना। फिर इसमें क्या है, मैथमेटिकल लॉज लगते हैं। इसमें क्या है, जजमेंट लगता है, एक्सपीरियंस लगता है। ठीक है। It binds broad application in scenarios involving large number of similar items such as compliance testing, confirmation of trade receivable, payroll checking and vouching of invoices and petty cash vouchers। तो ये जो रैंडम सैंपल वाला है ना, ये जो स्टैटिस्टिकल वाला है, ये बहुत सारी जगहों पर लग जाता है रैंडमली किसी भी चीज में, पेरोल चेकिंग में। और कंप्लायंस टेस्टिंग मतलब कि कंप्लायंस, अब याद रखना कंप्लायंस वर्ड कंट्रोल के कंटेक्स्ट में यूज होता है, एक रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स में और एक कंट्रोल्स में। क्या वर्ड यूज होता है, कंप्लायंस। हम लोग पता क्या बोलते हैं, देखो, एक बोलते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और दूसरा बोलते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर। ये जो अपन लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर, ब्रॉडली ये बोलते हैं। ठीक है, अब से ध्यान रखिए। तो ये जिसमें बहुत सारे आइटम रहते हैं ना, वहां पर हम सीधे सीधे क्या लगा लेते हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग लगा लो, तो उसमें तुम्हें वो बढ़िया से खूब सारे सैंपल निकाल करके दे देगा, बढ़िया चेकिंग कर लो। क्लियर है ना। इसमें बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होता, समझा रहे। जैसे मैंने बताया ना, हम लोग क्या करते थे, जो भी लेजर था उसका डंप डाल देते थे किसमें, सॉफ्टवेयर में, और वो हमको सैंपल निकाल के दे देते थे। अरे समझ में, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल बायस इसमें नहीं होता। ठीक है, रिजल्ट्स कैन बी इवैल्यूएटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑनटू एंटायर पॉपुलेशन इन अ मोर रिलायबल मैनर। कि भैया देखो, जैसे मान लो यहाँ से कौन सी टेबल सिलेक्ट होनी है, तो अभी अपने को टेक्निक्स भी आएंगी, उसका एक बताता हूँ टाइप। एक होता है सिंपल रैंडम, कि मैंने सारी टेबलिंग को एक तरीके से नंबर दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, सबकी पर्ची बना के एक जार में डाल दी, और फिर मैंने उसमें से 5 पर्ची, मान लो कि मेरे को 5 सैंपल टेस्ट करने, तो मैंने 5 पर्ची निकाली और फिर मैंने क्या किया, उसको टेस्ट कर लिया। ये क्या हो गया, रैंडम। आ रहा है ना समझ में, क्लियर है ये। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस हो गया। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एंट्रीज जो है बहुत ज्यादा होती है, तो आप वहां पर कौन सा लगाओगे, ये वाला मेथड जो है वो आप लगा सकते हो। अरे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो आपको पहले से कुछ भी प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब पहले से अपना कुछ भी दिमाग लगाने से बचना चाहिए। तो आप क्या करते हो, अच्छा ये मिक्स्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरे में जजमेंटल है तो पूरे में जजमेंटल, मैं किसी किसी में जजमेंटल भी लूंगा और किसी किसी में मैं स्टैटिस्टिकल भी लूंगा। ठीक है ना। तो एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, व्हेन वेरीफाइंग परचेजेस इन अ ईयर विद ओवर 45,000 ट्रांजैक्शंस, समझ रहे हो, नंबर ऑफ परचेजेस कितनी है, 45,000। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज हाईली रिकमेंडेड। कैसे तुम जजमेंट लगाओगे 45,000 में कौन सी एंट्री सेलेक्ट करनी है, तो रैंडम सैम्पलिंग
अपन बाद में डिस्कस करेंगे, वो इस सिचुएशन में काम आती है। मैंने अब भी आपको एक एग्जांपल दिया वो रैंडम सैम्पलिंग का था। आ रहा है समझ में? ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, जार में आपने वो कर दिया। अब ये काम आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हो ना। इसमें पता है कि कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, कुछ लोग ने ऐसे रैंडम नंबर टेबल्स बनाए थे। पता है आपको ये वाली बात? रैंडम नंबर टेबल होता है, मतलब कुछ स्टैटिशियन थे जिन लोगों ने प्रॉपर ये बनाया, उन लोगों की पूरी बुक्स आती हैं, समझ रहे, जिसमें कि वो रैंडम नंबर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसी पे बेस्ड है हाउजी का भी गेम। पता है आपको ये बात? हाउजी पता है ना आपको कि कैसे खेलते हैं? तो उसमें वो रैंडम नंबर्स जनरेटेड होते हैं, आ रहा है समझ में? तो वो उसी पर बेस्ड है। क्लियर है? ठीक है ना? फिर क्या है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग डेफिनेशन। प्री कंसीव मतलब पहले से तुमने अपने दिमाग में बना लिया ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या होता है कि इंसान है तो प्री कंसीव्ड नोशन तो होते ही है ना नॉर्मली, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं होता। नॉन स्टैटिस्टिकल, अब देखो नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब वो ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड है। ठीक है ना? ट्रेडिशनली यही अप्लाई होता है। और ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी क्या होता है ना, मैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग लगाने जाऊं तो पहले मुझे क्या का ज्ञान होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का, फिर उसमें लगाओ, फिर वो प्रोसीजर में गड़बड़ हो। क्या है ना, जब प्रैक्टिकली आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिकल मेथड पता चला 2 दिन तक सैंपल ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत फालतू काम है। जजमेंटल में क्या है कि लाओ लेजर लाओ, अच्छा हाँ चलो ये 10 चेक कर लेते, हो गई सैंपलिंग। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये जल्दी हो जाता है ना? तो ये फास्ट है। अरे तो बुराइयां भी है ना, अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक ही सबसे बेस्ट है, पर अपन लोग दोनों के वो डिस्कस कर रहे हैं ना। नेग्लिजेंस होने के चांसेस किस में? नॉन स्टैटिस्टिकल में, इसमें नहीं है। पॉइंट है ना जो तुम बोल रहे हो, पर किसी एक पॉइंट के बेसिस पे मैं किसी को पूरा रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दोनों की अपनी अपनी बुराई है, अपने अपने फायदे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? हो सकता है कि मैं स्टैटिस्टिकल से निकाल लूं रैंडम, और उसके बाद फिर 1-2 सैंपल मैं जजमेंट के भी निकाल लूं कि नहीं ये 2 और चेक करूंगा। आ रहा है ना समझ में? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है सिलेक्शन मेथड। ठीक है, तो सैंपल साइज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पेजेस और अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक है, तो मान लो 100 पेज है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं 5 पेज चेक करूंगा कोई भी रैंडम। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सिलेक्शन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन बोले तो मर्जी, ऑडिटर की मर्जी इस पे बेस्ड होती है। तो इसलिए ये रिस्की वैसे कि अगर ऑडिटर की मर्जी पे बेस्ड है तो ऑडिटर पे कल को दोष लग सकता है अगर फ्रॉड निकला या कुछ भी ऐसी नौटंकी हुई ना। इसलिए मैं जब भी जो भी कुछ कर रहा हूँ जजमेंटल में भी, मैंने वो जजमेंट क्यों लिया, किस बेस पे लिया, मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सच एज स्पेसिफिक मंथ्स और टॉप वैल्यू आइटम्स। जनरली जजमेंटल में क्या लगाते हैं लोग कि बड़ी वैल्यू के आइटम चेक कर लो, ज्यादातर लेजर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई पैटर्न में नहीं रखता अपने जजमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पैटर्न रखने की कोशिश की तो क्लाइंट मुझे जज कर लेगा। फिर अगर उसको कोई गलती करनी है तो वो पहले से हिसाब लगा करके रखेगा, भैया ये वाला ऑडिटर यहाँ वाली चीजें जरूर चेक करता है, इस पे मत हाथ लगाना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? क्लियर है ये? ठीक है, फिर है क्रिटिसिज्म। तो लैक्स ऑब्जेक्टिविटी इन साइंटिफिक बेसिस ड्यू टू रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इन सैंपल सिलेक्शन। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है? ऑब्जेक्टिव में एक करेक्ट आंसर है, बाकी गलत है। सब्जेक्टिव में क्या है? देयर कैन बी मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। तो यही बोल रहे हैं कि भैया जजमेंट में क्या होता है कि आपने सही डिसीजन लिया है कि नहीं, इस बात पे हमेशा चर्चा हो सकती है, डिस्कशन, डिबेट हो सकता है। अरे समझ में? ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि कोई सवाल नहीं। ठीक है, ये भी डिफरेंस है। अच्छा, अब ये जज करना बड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए नॉन स्टैटिस्टिकल में कि
पूरा का पूरा वो सैंपल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसकी सिंप्लिसिटी के बावजूद सैंपल हो सकता है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो ड्यू टू पर्सनल बायस। जजमेंटल है तो पर्सनल बायस आ ही गया। पर्सनल बायस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। क्या आप बेसिस लिखोगे ना, आपने जो सोचा आप वो लिखोगे, भाई आपको क्यों लगता है कि ये सिलेक्ट करना चाहिए, कोई तो बेसिस होगा ना। एकदम अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हो तो फिर जजमेंट कहाँ है, नहीं आ रहा समझ में। भाई मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हाई वैल्यू आइटम, तो लॉजिक क्या है कि हाई वैल्यू आइटम मैं चेक कर लूं, तो अगर उसमें गड़बड़ होगी तो क्या होगा। अरे हाई वैल्यू आइटम में क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ होगी तो ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। अरे समझ में, मतलब मैंने चेक कर लिया छोटे मोटे आइटम्स में क्या ही है, उसमें से एक दो ऐसे ही निकाल के चेक कर लूंगा, बट मेनली मैं क्या चेक करूंगा, हाई वैल्यू आइटम। उन्हीं से तो मिल करके बना है ना। छोटे मोटे आइटम तो मेरे मटीरियलिटी में भी हिट हो जाएंगे। अरे समझ में, ठीक है ना। चलो, तो अब सैम्पलिंग और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। अब क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग क्या था, 100% आइटम चेकिंग। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, 100% चेकिंग होता था। सैम्पलिंग में क्या होता है, अपन कम वो करते हैं। तो ऑडिटर सैम्पलिंग अडॉप्ट करता है टू डिराइव सेटिस्फैक्टरी एश्योरेंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये वो है, ओके ओके। ये शुरू से कनेक्ट नहीं हो रहा, एक्चुअली मैं इसको इससे कनेक्ट कर रहा था। ये था ना ट्रेडिशनल ऑडिट अप्रोच इन्वॉल्व ऑल ऑडिट ट्रांजैक्शन। मैं सोचा कि इसकी बात कर रहा, नहीं नहीं, वो तुम सही बोल रहे हो, वो उससे रिलेट कर रहे हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल वर्सेस नॉन स्टैटिस्टिकल। तो ऑडिटर सैम्पलिंग क्यों अडॉप्ट करता है, टू डिराइव सेटिस्फैक्टरी एश्योरेंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सैम्पलिंग अच्छा सेटिस्फेक्शन दे देता है विदाउट लेस चेकिंग कंपेयर टू 100%। ये इसका एक्सप्लेनेशन तो उससे मैच कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि ये वही है जो मैं सोच रहा था। ठीक है, सैम्पलिंग मैथमेटिकल ट्रूथ है, ठीक है, दैट रैंडम सैंपल्स रिवील पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग सैम्पलिंग क्यों अडॉप्ट करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे, 100% चेकिंग करते थे। क्योंकि भैया आप सैंपल से आप सेटिस्फैक्टरी वो लेकर के आ जाओगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अरे समझ में, ट्रेडिशनल वाले में फालतू चीजों में फंसे रहोगे और इसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों में फोकस कर पाओ। क्लियर। इंटरनल कंट्रोल का क्या रोल है, अब देखो इंटरनल कंट्रोल का मेजर रोल है, इंटरनल कंट्रोल के कारण ही सैम्पलिंग संभव है। आप ऐसे समझ लो, सैम्पलिंग is part of test of control to evaluate internal controls operating effectiveness. इंटरनल कंट्रोल पे हम जब रिलाय कर रहे हैं ना, तो हम स्मॉलर सैंपल यूज कर सकते हैं फॉर रिलायबल रिजल्ट। देखो 45,000 बार परचेज किए, अगर हर कोई कंट्रोल नहीं होगा उनके पास, तो सोचो कितनी गलती हो सकती है। और अगर 45,000 बार कोई चीज हो रही है, तो कुछ तो कंट्रोल होगा उनके पास। समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई हर बार, सोचो 45,000 बार परचेज हो रही है, और क्या मैनेजर ऐसे पैसे दे देते कि जाओ परचेज कर लाओ, अपना पंखे का काम है तो खरीद लाओ जाओ। क्या रेट पे ला रहा है क्या नहीं ला रहा है, कोई कंट्रोल तो होगा ना कि कैसे खरीदते होंगे। अरे समझ, तो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल लगाते हैं, क्योंकि देखो लोग अपने बिजनेस को लेकर के खुद ही कंसर्न है ना। अरे समझ की गलती ना हो, ठीक है। तो हम एक तरीके से मदद ही कर रहे हैं उनकी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, तो इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे हैं तो हम स्मॉलर सैंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी में सैम्पलिंग से कंप्लीट रिलायबिलिटी तो नहीं आती, इट्स एन एस्टिमेशन प्रोसेस विद पोटेंशियल फॉर एरर। आप ये समझो कि सैम्पलिंग कोई भी चीज एकदम परफेक्ट तो है नहीं, तो गलती तो इसमें भी हो सकती है। डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी,
डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंट्रोल एंड रिकॉर्ड रिलायबिलिटी। ठीक है ना। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, ठीक है ना। Size of population. Larger population organization may require more extensive checking. More extensive मतलब ज्यादा चेकिंग, ज्यादा चेकिंग मतलब ज्यादा सैंपल। इंटरनल कंट्रोल जो है उससे फर्क पड़ता है किस पे, नंबर ऑफ सैंपल पे। देखो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, तुम इसको एक्सटेंट ऑफ चेकिंग की जगह क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ, आसान भाषा में नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तुम उसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ सैंपल। फिर क्या है, बुक एंड रिकॉर्ड रिलायबिलिटी। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स इंपैक्ट चेकिंग एक्सटेंट। मतलब देखो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ये एक फैक्टर है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सैंपल, छोटी ऑर्गेनाइजेशन कम सैंपल। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल अच्छे कम सैंपल, बुरे ज्यादा सैंपल। बुक एंड रिकॉर्ड रिलायबिलिटी, ठीक है ना। बुक्स और रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, कम सैंपल में काम आ जाएगा, बुरे हैं ज्यादा सैंपल। टॉलरेबल एरर रेंज, ये मटीरियलिटी टाइप का है। आ रहा है समझ में, कितनी गलतियां मैं सह सकता हूँ, हाँ जितना ज्यादा टॉलरेबल एरर उतना कम सैंपल। जितना ज्यादा टॉलरेबल एरर रेंज है ना, मतलब एरर की रेंज, एरर का लेवल है ना, तो उस उतना एरर बड़ा नहीं होना चाहिए। एरर सहने का जो मेरा लेवल है वो जितना बड़ा है उतना उतने कम सैंपल, ठीक है ना। फिर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए उतने ज्यादा सैंपल। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस, जितना ज्यादा डिजायर्ड है ना, रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा चाहिए तुम्हें उतना क्या होगा, उतने ज्यादा सैंपल लगाइए। इसीलिए ऑडिट एक ऐसी चीज है जो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ऑडिटर होते हैं सब अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। फिर डिसीजन ऑन सैम्पलिंग अप्रोच, choice between statistical and non-statistical sampling is based on auditor's judgment. Sample size alone does not distinguish between approaches. समझ में आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल किसके जजमेंट पर बेस्ड है, ऑडिटर के जजमेंट पर बेस्ड है। सैंपल साइज बस से हम दोनों अप्रोचेस में डिफरेंशिएट नहीं करते, ये बात ट्रू फॉल्स में या एमसीक्यू में आ सकती है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना कि सैंपल साइज से अप्रोचेस के बीच में डिफरेंशिएट होता है। चलो अब देखो एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स मे टॉलरेट अ 2% एरर इन स्टोर्स वैल्यूएशन and seek 98% reliability. Determining sample size using a random number table. ये रैंडम नंबर टेबल एक तरीका है, अभी पढ़ेंगे अपन लोग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जब पढ़ेंगे ना तो अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। क्लियर है, ये एक नॉर्मल एग्जांपल है कि अगर वो 2% से ज्यादा का एरर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तो वो रैंडम नंबर टेबल से वो कर लेगा। रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट लिंक टू इंटरनल कंट्रोल एंड रिकॉर्ड रिलायबिलिटी, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सैंपल किस पे डिपेंड कर जाएंगे उसके, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से नहीं बना है एग्जांपल, लेकिन समझ पा रहे हो ना, ठीक है। कंक्लूजन में तो सिंपल है, सैम्पलिंग वेदर स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ये अच्छा टूल है ऑफरिंग अ बैलेंस बिटवीन थॉरोनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है ना। देखो ये फिर से अपन बात अगर करें सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, आ रहा है समझ, तो ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो वो सफिशिएंट आपका
नंबर ऑफ सैंपल से भी एसोसिएट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट सैंपल, अप्रोप्रिएट सैंपल, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो वो बहुत सारे उस पर डिपेंड करते हैं, तो अपन ने पढ़ लिया। चलो एमसीक्यू बताओ। While sampling approach enjoys mathematical laws of probability, which sampling approach में mathematical वो होता है? Statistical. ठीक है? अच्छा, which type of organization is a statistical sampling recommended due to unbiased nature? क्या होगा? Large. फिर what is the criticism of non-statistical sampling? Objectivity and scientific basis. Clear है? ठीक है ना? फिर sampling is often a part of test of control to evaluate effectiveness of internal control. What influences the extent of checking in audit engagement? Quality of internal control. आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो फिर क्या है? Appropriateness of sampling approaches. ठीक है, क्लास चल रही है अभी ऑडिट की, 5 मिनट। तो है ना, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस। ठीक है, तो अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल में क्या होगा? सैंपल रिजल्ट्स मेजरेबल फॉर एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। मतलब देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी अप्रोच ठीक रहेगी। ठीक है ना? स्टैटिस्टिकल कब ठीक रहेगी? ठीक है ना? स्टैटिस्टिकल आपको काय में हेल्प करेगी? अगर मान लो आपको मेजरेबल रिजल्ट्स चाहिए तो क्या होगा? स्टैटिस्टिकल लगा लो, क्योंकि आप ऐसे बात कर सकते हो कि मैंने 5% सैंपल ले लिए और मेरा इतने % की रिलायबिलिटी आ गई, मतलब मेजर्ड आपका चल रहा है। जजमेंटल कैसा होगा कि यार मैंने रीजनेबल एश्योरेंस ले लिया एक तरीके से। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये पूरा ये कैलकुलेटेड है, और नॉन स्टैटिस्टिकल जो है वो कैलकुलेटेड नहीं। तो अगर आपको मेजरेबल सैंपल रिजल्ट्स चाहिए तो आप कौन सा मेथड लगा लो? देखो, इसमें इसको ऐसे समझो कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड while selecting the method. है ना? Whether statistical और नॉन स्टैटिस्टिकल। मैं स्टैटिस्टिकल लगाऊं कि नॉन स्टैटिस्टिकल लगाऊं, ये मैं कैसे तय करूंगा? मुझे मेजरेबल रिजल्ट चाहिए तो कौन सा लगा लूं? स्टैटिस्टिकल। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, बाकी मेजरेबिलिटी का ऐसा कुछ है नहीं, मैं रीजनेबल चल जाऊंगा तो फिर नॉन स्टैटिस्टिकल भी लगा सकता हूं, है ना? एडवांटेज क्या है? सैंपल साइज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होता विद एरिया टेस्टेड। ऑब्जेक्टिव सैंपल सिलेक्शन कोई आपके ऊपर, मोर डिफेंसिबल का मतलब ये होता है ऑडिटर कल को बोल देगा भैया मेरा कोई कंट्रोल नहीं था सैंपल पे, देखो मैंने ये मैथ्स लगाई है, मैंने ये स्टैटिस्टिक्स लगाई है, इसके बेसिस पे हुआ है, तो आप मेरे पे ये दोष नहीं डाल सकते कभी कि तुमने जानबूझ के ये सैंपल सिलेक्ट किया। तो ऑडिटर पे नेग्लिजेंस का दाग कभी नहीं आया। फिर अलाउज एस्टिमेशन ऑफ मिनिमम सैंपल साइज विद स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसिशन। तो हम मिनिमम सैंपल साइज जो है वो इससे क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। देखो ये कैलकुलेटेड है, समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में तुमको उसका हिंट मिलेगा कि कैलकुलेशन में क्या होता है, फिक्स हो जाती हैं चीजें।
यूरोप और अमेरिका वगैरह में ना मोस्टली काम ऐसे ही चलता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा जजमेंटल चलता है। आ रहा है समझ में? इट प्रोवाइड्स कैलकुलेटेड रिस्क एंड सैम्पलिंग एरर एस्टिमेशन। तुम जब परसेंटेज लगा रहे हो ना, तो तुम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर मेरे सैंपल गलत हो गए तो मैं कितने परसेंट करेक्ट होऊंगा फिर भी। ये क्या एक्चुअली में, ये जो कॉन्फिडेंस वाला जो है ना, ये था तुम लोगों को कोर्स में, सीए फाउंडेशन में, स्टैटिस्टिक्स में। समझ रहा, काय स्क्वायर और वो सब जो रहता है ना, उसमें 96% कॉन्फिडेंस लेवल या उस तरीके से आता है। 5 मिनट में क्लास चल रही है अभी मेरी। फिर offers better description of large data mass minimizing non-sampling errors। मतलब बड़े डेटा सेट के लिए ये ज्यादा सही रहता है, इससे नॉन सैम्पलिंग एरर्स आपके कम हो जाते हैं। और ये वाइडली एक्सेप्टेड है, साइंटिफिक है, अनबायस्ड है और रिलायबल है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्टैटिस्टिकल। इंपॉर्टेंट है ये, अरे समझ में, है ना? और नॉन स्टैटिस्टिकल क्या है? सैंपल साइज डिटरमिन्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन लैक्स मेजरेबिलिटी रिगार्डिंग फुलफिलिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सैंपल साइज कौन तय करता है? ऑडिटर का ओपिनियन। इसमें मेजरेबिलिटी नहीं होती, आ रहा है समझ में? ठीक है, इतना प्रिसाइज नहीं है जितना कि स्टैटिस्टिकल है। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस में अप्रोप्रिएट रहेगा, पर उन जगह पर नहीं जहां पर एग्जैक्ट एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट। कोई बोल रहा है हमको 5% एरर का वो होना चाहिए मार्जिन, तो फिर मैं स्टैटिस्टिक्स ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से ज्यादा बेहतर भी चेक कर लूं तो भी मैं ये बात समझाऊंगा कैसे? मेरे को क्लाइंट बोल रहा है भैया 5% का एरर मैक्सिमम होना चाहिए, तो फिर तो मुझे मैथमेटिकली सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। आ रहा है समझ में? कैन बी सिंपलर एंड मोर अप्रोप्रिएट व्हेन ऑडिट स्टाफ लैक्स नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक। स्टाफ को नहीं पता तो फिर क्या लगा सकते हैं? जजमेंटल लगा लो। आ रहा है समझ? अच्छा, इसमें एक चीज और है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है तो नॉन स्टैटिस्टिकल ज्यादा काम करता है। अलग अलग पॉपुलेशन है तो आपका नॉन स्टैटिस्टिकल वैसे ज्यादा काम करेगा। ये क्लियर है? क्योंकि जजमेंट में मैं उसको ज्यादा बेहतर सिलेक्ट कर सकता हूँ। कंक्लूजन रीड कर लेना, आज इतना ही करते हैं अपन। सर जैसे कि नॉन स्टैटिस्टिकल है, हाँ, वो ऑडिटर की जजमेंट और ऑडिटर में सिचुएशन है, ऑडिटर ने पूरा स्टैटिस्टिकल लगाया, लेकिन एक उसको एक केस में कहीं इंस्टेंट आया कि यहाँ पे जजमेंट लगाना चाहिए, सिर्फ मतलब कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ एक इंस्टिंक्ट है। फिर से उसने स्टैटिस्टिकल लगाई हाँ, कि नॉन स्टैटिस्टिकल? स्टैटिस्टिकल लगाया। हाँ, लेकिन कहीं एक केस में उसका सिर्फ एक इंस्टिंक्ट आया कि यहाँ पे नॉन स्टैटिस्टिकल, मतलब ये वाला भी सैंपल उठाना चाहिए। क्यों? सिर्फ एक इंस्टिंक्ट के बेसिस नहीं, और उस पे फ्रॉड निकलता है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट क्या करेगा? ऑडिट के दौरान निकल गया या उसने सही बोल दिया था बाद में फ्रॉड निकला? ऑडिट के दौरान ही अगर उसने बोला कि पहले तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग कर दी, लेकिन फिर भी उसको अप्रोप्रिएटनेस नहीं लगी, तो उसने एक सैंपल और ऐसे ही रैंडम उठा लिया इंस्टिंक्ट बेसिस पे नॉन स्टैटिस्टिकल, और उसमें फ्रॉड निकल भी गया, तो फिर वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा, रीजन क्या डॉक्यूमेंट करेगा? नहीं तो अब तो पूरा सब चेंज हो जाएगा ना। मतलब जैसे ही उसका फ्रॉड निकला तो अब वो दोबारा से रीअसेस करेगा, जब तक कि उसको अश्योरेंस नहीं आ जाता। सब में दो सैंपल एक्स्ट्रा निकालेगा, नहीं आ रहा समझ में? ये बात तो डॉक्यूमेंट वो करेगा ही कि भैया इसमें फ्रॉड निकला। अब वो पूरी अपनी अप्रोच को रिवाइज कर सकता है, फ्रॉड कितना बड़ा है, समझ आ रहा है? और फ्रॉड का सोर्स क्या है? एक एम्प्लॉय फ्रॉड है तो उस एम्प्लॉय ने क्या क्या किया है सब देखो, और वो ऐसी एंट्री जो मैनेजमेंट ने डलवाई थी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, अब मैं फ्रॉड ढूंढने लग जाऊंगा। एक फ्रॉड है, रैंडम इंसिडेंट है, तो एरर भी हो सकती है, क्योंकि फ्रॉड को एक क्यों करेगा? आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से मैं सोचना चालू कर दूंगा। मेरा पॉइंट ये है कि कोई सिंगल पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका,
ठीक है, चल बाकी कल करते हैं। कल से 7:15 अपन कर लेंगे। चलो बाय बेटा। हाँ, 7:15 से स्टार्ट करने की अपन कोशिश करेंगे, और फिर थोड़ी ठंडी कम हो जाए तो 7 बजे से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।